नमस्ते बच्चों। सेठ सीएल हिंदी हाई स्कूल में आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 12th सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान, इसमें लेसन नंबर 2 पार्ट 3 निर्वाचन आयोग और चुनाव की कार्यवाही के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, चुनाव लोकतंत्र को व्यवहार में चरितार्थ करने वाला महत्वपूर्ण साधन होने से उसकी पवित्रता, निष्पक्षता और तटस्थता अनुरक्षित हो, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोजित करने वाला, उसका नियमन और निरीक्षण करने वाला तंत्र अर्थात निर्वाचन आयोग। ऐसा चुनाव आयोग सरकार से तटस्थ और स्वायत्त हो, यह भी जरूरी है, तभी वह मुक्त, न्यायी, निष्पक्ष चुनाव आयोजित कर सकते हैं। अब उसकी संवैधानिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। बच्चों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में स्वतंत्र, मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के आयोजन के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। स्थानीय स्वराज की संस्थाओं के सिवाय सभी चुनाव यानी कि लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का संचालन, नियमन और निगरानी की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग की रचना और उसके कार्यों और अधिकारों तथा कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जरूर लगे तो दूसरे 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यानी कि कुल 3 होते हैं। पहले निर्वाचन आयोग 1 सदस्य का बना था। 1993 से 3 निर्वाचन आयुक्तों की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार जो वरिष्ठ होगा वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त माना जाता है और उसके निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाते हैं। निर्वाचन आयोग के सदस्य स्वायत्त और निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके, इसके लिए अनेक व्यवस्था की गई है। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र में निवृत्ति तक लिए की जाती है। उनका वेतन, किराया, भत्ता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों जितना होता है। उन्हें सामान्य रूप से पद से हटाया नहीं जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को पद से हटाने की जो कार्यवाही है, वैसी ही कार्यवाही से उसे समय से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। मैंने आपको 11वीं में महाभियोग की कार्यवाही के बारे में बताया था। अब निर्वाचन आयोग के कार्य या संचालन। तो बच्चों, निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव पंच जो है, चुटनी पंच जिसको हम कहते हैं, वो हमारे लिए, देश के लिए, देश की जनता के लिए क्या काम करता है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा, मतदाता सूचियां तैयार करना और उसमें आवश्यक परिवर्तन करके नवीनतम बनाना। मतदाता पहचान पत्र तैयार करना। दूसरा, मत विभागों का सीमांकन करना। तीसरा, राजनीतिक दलों को मान्यता देना। चौथा, चुनाव विषयक कार्यक्रमों की घोषणा करना। पांचवा, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना। छठा, चुनाव परिणामों की घोषणा करना। सातवां, आचार संहिता का पालन करवाना। आठवां, चुनाव विषयक शिकायतों, विवादों का निराकरण करना, समाधान करना। नौवां, उम्मीदवारों द्वारा किए गए चुनाव खर्च की जांच करना। 10वां, चुनाव संबंधी गलत प्रवृत्तियों को रोकना। और 11वां, आवश्यकता पड़े तो फिर से चुनाव आयोजित करना अथवा मतगणना स्थगित करना आदि का समावेश होता है। निर्वाचन प्रक्रिया को योग्य और सुचारू रूप से संचालन के लिए संसद ने कुछ महत्वपूर्ण कानून बनाए, जिसमें
मुख्य कानून है लोक प्रतिनिधित्व धारा और उसमें समयानुसार किया जाने वाला परिवर्तन। इसके अलावा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कानून, मतदाताओं को दर्ज करने का अधिनियम, केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव संबंधी अधिनियम आदि का समावेश होता है। हमारे देश में वर्ष 2014 में मतदाताओं की संख्या 81 करोड़ के पार हो गई थी। इतने बड़े देश में चुनाव आयोजित करना, उस पर निगरानी रखनी और नियमन करना, समय पर परिणाम घोषित करना, यह एक विराट और भगीरथ कार्य है। 1 मार्च का प्रश्न बोर्ड की एग्जाम में आता है कि भारत जैसे बड़े देश में चुनाव आयोजित करना कैसा काम है, तो फिर से विराट और भगीरथ कार्य है। एमसीक्यू भी आ सकता है। भारत का निर्वाचन आयोग यह कार्य बड़ी कुशलता और यक्षता से करता है। भारत के निर्वाचन की सेवाएं अब दूसरे देश भी लेने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों और निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधियों के बीच इस विषय पर समझौता हुआ है। अब हम निर्वाचन सुधार के बारे में समझेंगे। निर्वाचन सुधार के संबंध में निर्वाचन आयोग और उसके लिए नियुक्त की गई दिनेश गोस्वामी समिति तथा जयप्रकाश नारायण की प्रेरणा से रची गई तारकुंडे समिति आदि इस प्रकार की समस्याओं का सर्वग्राही अध्ययन करके अनेक उपाय सूचित किए हैं, जिसकी हमें चर्चा करनी है। पहला, प्राप्त मत और बैठकों की बीच की विसंगति को दूर करके चुनाव को अधिक प्रातिनिधिक बनाना। बच्चों, हमारे चुनाव की मुख्य कमी यह है कि कई बार प्राप्त मत और बैठकों के बीच मेल नहीं होता। भिन्न भिन्न पक्षों द्वारा प्राप्त किए गए मतों और उनके द्वारा प्राप्त की गई बैठकों के बीच बड़ा अंतर होता है। अभी तक लोकसभा के हुए सभी चुनावों में बहुमत प्राप्त करके सत्ता पर आए दल अथवा दलों के गठबंधन को कुल हुए मतदान का 50% से भी कम मत मिले हैं। सबसे अधिक मत मिले वही जीता। इस पद्धति के कारण अधिकांश उम्मीदवार कम मतों से भी जीत जाते हैं और इसी तरह कम मत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को भी बहुमत बैठकें मिलती है। इस तरह मत बैठकों की विसंगति उत्पन्न होती है। बहुमत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों का कोई प्रतिनिधित्व चुनाव में व्यक्त नहीं होता और उससे सरकारें भी व्यक्त नहीं होती। यह कमी प्रतिनिधित्व दृष्टि से बड़ी विसंगति उत्पन्न करते हैं। दूसरा, चुनाव में अचानक विशाल संख्या में दल और उम्मीदवारों पर नियंत्रण अथवा नियमन। बच्चों, हमारे यहाँ हमने लेसन 1 में पढ़ा था कि दलीय प्रथा है, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। हमारे यहाँ बहुदलीय प्रथा है। एक अनुमान के अनुसार हमारे यहाँ छोटे बड़े कुल 700 दल है। अभी तो 1000 से ऊपर हो गए हैं और उसमें दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है। अधिकांश दल तो बहुत ही छोटे और अत्यंत मर्यादित क्षेत्र तक ही सीमित है। अधिक दलों और उम्मीदवारों की बड़ी संख्या मतदाताओं के मन में बड़ी उलझन उत्पन्न करते हैं और चुनाव संचालन की दृष्टि से व्यवस्था के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। कुछ दल तो चुनाव लड़ने के लिए ही पैदा होते हैं। इस तरह सभी दलों या निर्दलीय उम्मीदवार किसी निश्चित विचारधारा या कार्यक्रम रखते हो, ऐसा भी नहीं है। अधिक दल और अधिक उम्मीदवारों के कारण कम मतों से चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि बाकी मत अनेक उम्मीदवारों के बीच बढ़ जाता है। इस तरह राजनीतिक दलों की मान्यता के संबंध में निश्चित नियम और कड़े कानूनी मापदंड होने चाहिए, ऐसा परामर्श दिया गया है। साथ ही साथ उम्मीदवार की भी कुछ निश्चित और विशेष योग्यताएं तय करनी चाहिए। नियंत्रणों और नियमन से
दलों की संख्या मर्यादित होनी चाहिए। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि हमारे पास 10 वोट है और उसमें उम्मीदवार 4 है, तो कैसे चुनाव में जीत जाएंगे। एक के पास 3 वोट आते हैं, एक के पास 2 वोट आते हैं, एक के पास 4 वोट आते हैं और एक के पास 1 वोट आते हैं। कुल 10 वोट में से 50% भी वोट नहीं मिलते, तो भी जिसके पास 4 वोट आते हैं, 4 मत आते हैं, वो उम्मीदवार को विजयी बना दिया जाता है। समझ में आया ना। इसी तरह दल दल में वृद्धि होती है चुनाव के कारण, तो छोटे बड़े दल के कारण, निर्दलीय उम्मीदवार के कारण 50% से भी कम मत वाला उम्मीदवार विजयी बनता है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। तीसरा, चुनाव में वित्तीय खर्च में वृद्धि के प्रभाव को रोकना। बच्चों, आपने देखा है कि आजकल चुनाव बहुत भारी खर्चे होने लगे हैं। चुनाव में आपने देखा होगा कि कोई टीवी दे रहा है, कोई फ्रिज दे रहा है, कोई साड़ियाँ दे रहा है, कोई मंगलसूत्र दे रहा है, कोई प्लॉट दे रहा है, कोई मुफ्त में पैसे बांट रहा है, कोई गाड़ी दे रहा है, कोई स्कूटर दे रहा है। यानी कि कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है। बीच में चुनाव में आपने देखा होगा कि एक पार्टी ने महिलाओं को मंगलसूत्र बांटे थे, जयललिता ने साड़ियाँ बांटी थी, पश्चिम बंगाल में जिसको कहते हैं चावल बांटे गए थे। ऐसा यानी कि चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल नई नई हथकंडा उपयोग में लेते हैं। तो उसको रोकने के लिए क्या करेंगे। तो बच्चों, चुनाव दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक खर्चीले होते जा रहे हैं। बड़े मत विभागों और मतदाताओं की अधिक संख्या के कारण उम्मीदवारों को अधिक मात्रा में खर्च करना पड़ता है। कुछ खर्च दल करता है, परंतु बाकी का खर्च उम्मीदवार को करना पड़ता है। इसी तरह राजनीतिक दल भी ऐसे ही उम्मीदवार को पसंद करते हैं जो चुनाव में भरपूर खर्च कर सके। चुनाव में काला धन या गैर हिसाबी धन बड़ी मात्रा में खर्च होता है। उम्मीदवार ऐसे भी व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं जो अधिक मात्रा में धन दे सके और गैर कानूनी और अनैतिक साधनों द्वारा अंधाधुंध धन कमाने वाले कालाबाजारियाँ, सट्टाखोरों, संग्रहखोरों, भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टरों, भ्रष्टाचारियों, उद्योगपतियों और बड़े व्यापारियों आदि द्वारा दलों और उम्मीदवारों को धन दिया जाता है। चुनाव के बाद दल और उम्मीदवार उसके बदले में उनको भिन्न भिन्न रूपों में लाभ देते हैं। इसी तरह एक विषम चक्र खड़ा होता है। कहा जाता है कि काला और भ्रष्ट धन काला और भ्रष्ट राजनीति को जन्म देता है। इन सभी कारणों से स्वच्छ, प्रतिभावान और चारित्रवान व्यक्ति चुनाव में खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकते और इससे देश को अच्छे प्रतिनिधियों की कमी रहती है। हमारा लोकतंत्र भी धनिकों के एकाधिकार के चुंगल में फंस जाता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि चुनाव आता है तो राजनीतिक उम्मीदवार, जिस दल के उम्मीदवार होते हैं या जो बड़ा दल है, उसको बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक, फैक्ट्रियाँ वाले, बड़े बड़े उद्योगपति उनको फंड देते हैं 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ कि आपको हमारी कंपनी चुनाव में आपको योगदान देती है, हेल्प करती है। फिर जैसे ही चुनाव अगर वो पार्टी जीत जाती है तो कोई ना कोई बड़ा काम जिसमें आर्थिक फायदा हो कंपनी का, वो काम वो कंपनी वाला करवा देता है। परिणाम नुकसान किसका होता है? हमारा ही होता है। या तो उसने अपने, कई ऐसे किस्से हैं, आपने देखा होगा कि विजय माल्या आम आदमी को 10,000, 20,000 या लाख रुपए की भी लोन नहीं मिलती और विजय माल्या को राज्यसभा का संसद सदस्य बना दिया और हजारों करोड़, 9,000 करोड़ की लोन
अभी भी उसकी बाकी है, वो विदेश में फरार है। आप सोचो, क्योंकि वो किंगफिशर का मालिक था, स्पॉन्सर था, बहुत बड़ा पैसे वाला था उस समय में। उसकी चलती थी सरकार में, कांग्रेस सरकार में, जो बोले वो सही। परिणाम ये सब घपले होते रहते हैं। तो चुनाव के समय राजनीतिक दल उम्मीदवार पर जो खर्च करते हैं उसे चुनाव खर्च की सीमा मर्यादा के तहत लाना चाहिए। राजनीतिक दल किससे कितना धन प्राप्त करते हैं, वे कहाँ और किस तरह खर्च करते हैं, उसका व्यवस्थित हिसाब रखा जाए और उसकी ऑडिट की जाए। अब तो चुनाव आयोग ने एक ऐसा नियम ला दिया है कि जो भी राजनीतिक दल होगा और उसका उम्मीदवार होगा, वो चुनाव आयोग ने समय दरमियान ऐसा एक नियम ला दिया है कि चुनाव के समय दरमियान जो उम्मीदवार खर्च करता है एक दिन में, वो शाम को कलेक्टर ऑफिस में उसको जमा करवाना है कि आज कितने पैसे गाड़ी में खर्च किए, कितने पैसों का कार्यक्रम अरेंजमेंट किया, साउंड सिस्टम लाए, मंडप लाए, न्यूज़पेपर में ऐड दी, या कागज़ बंटवाए, या नाश्ता करवाया, कार्यकरों को दिलाया, इसका दिया, जो भी दिन में खर्च होता है आपका, तो वह उसी शाम को आपको कलेक्टर ऑफिस में जमा करवाना है कि आज हमने इतना खर्च किया। इसके कारण क्या होगा कि कोई भी उम्मीदवार ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएगा। अगर खर्च करता है, और चुनाव आयोग सभी जगह निगरानी रखती है, चुनाव आयोग उनका जो भी कार्यक्रम होता है दल का या प्रतिनिधि का, वहीं पे चुनाव आयोग की तरफ से एक फोटोग्राफर और एक वीडियोग्राफर तैनात रहते हैं। कितना खर्च होता है, क्या होता है, रैली में या जुलूस में, कार्यक्रम में अनाप शनाप बोलते हैं, गैरकानूनी प्रवृत्ति करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, किसी धर्म या जाति समुदाय के बारे में बोलते हैं गलत, तो उसके ऊपर चुनाव आयोग निगरानी रखती है। और जैसे ही पकड़ में आ जाते हैं तो उनको बर्खास्त करने का प्रयास करती है, या चुनाव रद्द करवाने का प्रयास करती है, या तो उनको नोटिस भेजती है कि आप ऐसा क्यों बोले, आप इतना खर्च क्यों बोले, आपके खर्च में और हिसाब में, वाउचर में गलतफहमी क्यों है। तो वो सब उसका जवाब देना पड़ता है। तो ये भी एक अच्छी बात है। एक महत्वपूर्ण परामर्श ऐसा है कि राजनीतिक दलों को राज्य की तरफ से मदद मिलनी चाहिए, जिसे स्टेट फंडिंग कहा जाता है। यहाँ सहायता वित्तीय स्वरूप में ही हो, यह जरूरी नहीं। चुनाव के समय वाहनों के लिए कुछ मात्रा में पेट्रोल, डीजल, चुनाव साहित्य आदि सरकार के खर्च में दिया जा सकता है। कुछ लोकतांत्रिक देश जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इजरायल, जापान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आदि में स्टेट फंडिंग की व्यवस्था की गई है। 2 मार्क्स का प्रश्न बोर्ड की एग्जाम में आता है कि स्टेट फंडिंग किसे कहते हैं। फिर से, स्टेट फंडिंग किसे कहते हैं? तो राजनीतिक दलों को राज्य की तरफ से जो भी मदद मिलती है उसको स्टेट फंडिंग कहते हैं। जैसे कि जर्मनी में, फ्रांस में, कनाडा में, इजराइल में, जापान में और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्टेट फंडिंग की व्यवस्था की गई है। बच्चों, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और उसका आंसर है वो आपको तैयार करना ही है। बोर्ड की एग्जाम में 2 मार्क्स का ये प्रश्न आता है। और महत्वपूर्ण मुद्दा अब शुरू होने वाला है, हिंसा और बाहुबल के बढ़ते उपयोग को बंद करना। आप देख रहे हैं, पहले तो ऐसा बहुत बार होता था कि बाहुबल यानी कि गुंडे लोग आते हैं और मतदान की जो पेटी है वो चुरा के ले जाते हैं, या तो मतदान के समय दरमियान झगड़े होते हैं, गोलियां, बम फुटते हैं। परिणाम, कोई मतदान करने जाता नहीं है, और जो बाहुबल लोग होते हैं उनके आदमी मतदान करते हैं। परिणाम, चुनाव के जब रिजल्ट आते हैं, नतीजे आते हैं, तब वही उम्मीदवार जीत जाता है। तो वो न हो, उसके लिए चुनाव पंच को क्या करना चाहिए? तो फिर से, वित्त शक्ति के उपरांत
बाहुबल का उपयोग चुनाव में कुछ उम्मीदवार जिताने या प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार को हराने के लिए किया जाता है। मतदान केंद्र को कब्जे में ले लेना, मतपेटी या ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन का फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। 1 मार्च का प्रश्न है ये। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं? कब्जा कर दें तथा हिंसा और भय का वातावरण उत्पन्न करने के प्रयत्न करते हैं। कभी किसी मतदान केंद्र पर अधिक मात्रा में बोगस मतदान भी किया जाता है। पहले ऐसा बहुत होता था, यद्यपि ऐसे सभी मतदान केंद्रों पर नहीं होता। इस तरह अनेक प्रकार के अयोग्य और अनिष्ट साधनों पद्धतियों का उपयोग करते उम्मीदवारों या दलों के कार्यकर्ता घबराते नहीं हैं। यह वास्तव में चिंताजनक है। इस प्रकार ऐसी भावना और व्यवहार को रोकना अत्यंत जरूरी है। नागरिकों की जागृति इस प्रकार के अनिष्टों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि मतदान के दिन एक ऐसी अफवाह भी फैलाई जाती है कि मतदान करने से ये हो जाता है, ये हो जाता है। अभी आप देखना, ये अभी ये कोरोना महामारी चल रही है। अगर चुनाव आते हैं और उनको मालूम है कि ये इस बस्ती के जो लोग हैं, इस सोसाइटी के जो लोग हैं, या आजू बाजू के बूथ के जो लोग हैं वो हमारे नहीं हैं, तो क्या करेगा विपक्ष, प्रतिपक्ष क्या करेगा? एक मैसेज, अफवाह फैला देगा कि उस बूथ में जो कर्मचारी है या कोई व्यक्ति है उसको कोरोना हुआ है, सभी को लग सकता है। परिणाम क्या होगा? सब लोग दूर भागेंगे, कोई मतदान करने आएगा ही नहीं। या तो ऐसी कोई अफवाह फैला देंगे, सब घबरा जाएं। परिणाम क्या होगा? मतदान कम होगा और जिसको जिताना है, जो बाहुबली व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति है, वो आसानी से जीत जाएगा। ऐसा भी करते हैं। कभी कभार तो ऐसे भी न्यूज़ में आता है कि आप उस दल को मतदान करो और बाहर जाके पैसे ले जाओ। ऐसा भी होता है। खाना खिलाते हैं, कपड़े देते हैं, पैसे देते हैं, नशा करने की वस्तु भी देते हैं। यानी कि सब प्रकार किसी न किसी तरीके से चुनाव हमें जीतना है, बस वही उलझन में वो रहते हैं। अब राजनीतिक दलों के कामकाज का नियम है। बच्चों, चुनाव पंच ने सुधार के साथ राजनीतिक दलों में सुधार भी जरूरी है। राजनीतिक दलों के कामकाज का प्रभावशाली नियमन किया जाए तो चुनाव की प्रक्रिया में घर किए हुए अनेक दूषण दूर हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कोई भी उम्मीदवार अनपढ़ा है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो जनता की सेवा कैसे कर सकेगा? जनता के लिए जो नियम बनाने हैं, कैसे नियम बना सकेगा? तो उसको चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि किसके ऊपर कोर्ट केस है, अधिक संपत्ति का केस है, या महिला के जातीय शोषण का केस है, मारामारी का केस है, कोई भी छोटा बड़ा केस है, यानी कि गुनाहित प्रवृत्ति, वो गुनाहित प्रवृत्ति में उसका नाम दर्ज किया गया है, केस चल रहा है, तो उसको कोई भी पार्टी उसको टिकट न दे, उसको उम्मीदवार न बनाए। वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन बड़े बड़े दल चुनाव जीतने के लिए कहीं न कहीं ऐसे उम्मीदवारों को प्राधान्य दे देते हैं। परिणाम अपनी शक्ति से, बाहुबल से, आर्थिक दृष्टि से भी वो चुनाव जीत जाते हैं। क्योंकि पार्टी का मकसद क्या होता है? चुनाव जीतना, सरकार बनाना, सत्ता हासिल करना। किस तरीके से सत्ता हासिल की है वो कोई देखता नहीं है। किसी न किसी तरीके से अपनी बैठकों में वृद्धि हो, ऐसा सोचते हैं। लेकिन वो नहीं सोचते कि वो जो जनता का सेवक है वही पूरा भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार में उसका नाम है, लोगों के काम नहीं करता, लोगों को धमकाता है, धमकी दे रहा है, केस चल रहा है,
गैरकानूनी प्रवृत्ति में उसका नाम है, उसके काम है, तो वो जनता की सेवा कैसे कर सकेगा, वो लोग सोचते नहीं हैं। तो वो भी जरूरी है। दूसरा कि पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं होता। जब हमारा देश लोकतंत्र के आधार पर चलता है, लोगों का राज है, लोगों के आधारित है, लोगों का है, लोगों के लिए है, लोगों के लिए ही बना है, हमने लोकशाही की परिभाषा पढ़ी है। लेकिन पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं है। कोई अपने वारिसदार के नाम पर चुनाव में उम्मीदवार बन जाता है। आपने देखा होगा कि बिहार में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को भी मुख्यमंत्री बना दिया। अभी 2019 के चुनाव में लालू प्रसाद ने, उनके 2 बेटे थे तेजस्वी यादव, उनको भी मिनिस्टर बना दिया। वे पारिवारिक जो प्रथा है उसको भी दूर करना चाहिए। आपने देखा होगा रामविलास पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी, वो भी मिनिस्टर है केंद्र सरकार में, संसद सदस्य। उनका बेटा चिराग पासवान, वो भी संसद सदस्य है। क्या पार्टी में दूसरा कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है? होता है, लेकिन ये बड़े बड़े दल पार्टी में अपने ही लोग और अपना ही परिवार आगे बढ़े, ऐसा सोचते हैं। परिणाम ये होता है कि नहीं पार्टी का विकास होता, नहीं पार्टी की वृद्धि होती, केवल उनके परिवार की वृद्धि और विकास होता है। जनता की भी कोई विकास या वृद्धि की बात लेकिन नहीं आते। तो ये सब होना चाहिए। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्टियों का नियमित ऑडिट होना चाहिए कि किस दल को कितना फंड मिला, किसने दिया और क्यों दिया, कब दिया। वो भी नियमित रूप से उसका ऑडिट भी होना चाहिए। परिणाम क्या होगा कि ये राजकीय पार्टी का, राजकीय दल है, वो गैरकानूनी प्रवृत्तियों करने से बच सकेंगे। समूहवादी कौमवादी राजनीति को दूर करना मैंने अभी बताया। समूहवादी राजनीति सबसे बड़ा अनिष्ट है। उम्मीदवार जब पसंदगी शुरू होती है तभी से ये शुरू हो जाता है। उनको चुनाव प्रचार में, सत्ता में, स्थान में, आदि बातों में जाति और कौम निर्णायक भूमिका निभाती है। कई बार उम्मीदवार की अन्य योग्यताएं गौण बन जाती है, जैसे कि कितना पढ़ा लिखा है, क्या है उसका बैकग्राउंड, वो गौण हो जाती है। लेकिन किस समूह का है, किस ज्ञाति का है और किस ज्ञाति का प्रभुत्व इस असेंबली में है, इस जो लोकसभा विस्तार है इसमें है, वो जीत सकता है, तो तुरंत उसको टिकट दे देंगे या महत्व का पद भी दे देंगे। तो ये भी समूहवादी जो राजनीति है वो भी गलत है। तो वो भी हमें सोचना चाहिए। राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण को रोकना। बच्चों, भारतीय राजनीति में यह बहुत ही बड़ा दूषण प्रविष्ट हुआ है। पहले अपराधियों तथा असामाजिक तत्वों का चुनाव में उपयोग किया गया था। अब ऐसे तत्व स्वयं ही राजनीति में जुड़े हैं और चुनाव भी जीतते हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सभी उम्मीदवार गुनहगार हैं ऐसा नहीं कह सकते, फिर भी बड़ी संख्या में शंकास्पद चरित्र वाले उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं और चुनकर आते हैं। यह हमारे देश के लिए चिंताजनक बाबत है। कई ऐसे उम्मीदवार हैं, आपने देखा होगा, अरुण गवड़ी का नाम महाराष्ट्र में सुना होगा, वो जीत जाता है। अभी बिहार में ऐसे बाहुबली नेता है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि राजा भैया, कोई भी दल हो, वो चुनाव जीत ही जाएंगे, क्योंकि उनका बाहुबल आर्थिक वृत्ति,
ताकत, उनका समाज जीती जाते हैं, चाहे लोगों का काम हो या न हो। और सबसे बड़ा, देश में या राज्य में जिस कौम के लोग ज़्यादा है उनको मिनिस्टर भी बनाते हैं। अब ऐसा माहौल बन गया, जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा सिर उनका मिनिस्टर, जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा सीट है वो मुख्यमंत्री। तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। परिणाम गलत तरीके से, बल प्रदर्शन से, धमकी से, ज़बरदस्ती, बोगस मतदान करके भी वो चुनाव जीत जाते हैं। तो निर्वाचन आयोग की उसके लिए भी एक आचार संहिता बनाई गई है और उसका अनिवार्य रूप से पालन भी किया जाता है। और राजनीतिक अपराधीकरण का आरंभ चुनाव से ही होता है, इसलिए उसको रोकने का प्रयासों का आरंभ भी वहीं से करना चाहिए कि राजनीतिक उम्मीदवार जिस ऐसे भ्रष्ट, बेईमान या चारित्र्यवान नहीं है उसको टिकट देता है, देने का प्रयास करता है, तो चुनाव पंच ही उसका टिकट रद्द कर दे, पार्टी को नोटिस भेजे कि अच्छे, गुणवान, लायकात वाले को व्यक्ति को ही चुनाव में उम्मीदवार बनाए। आपने देखा होगा कि कोई सामान्य नौकरी लेनी है तो 10 पास, 12th पास, कॉलेज, अच्छी डिग्री वाले लोगों को नौकरी मिलती है। तब ये राजनीति वाले जो नियम बनाते हैं लोगों के लिए, कानून बनाते हैं लोगों की रक्षा करने का, जिसने वचन दिया है सबको, वही लोग अनपढ़ होते हैं। 2 पास, 3 पास, 7 पास। आपने देखा होगा कि इससे पहले गुजरात के जो शिक्षण मंत्री थे 7 पास थे, तो बहुत गलत है। जो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में, उसका जो मिनिस्टर है वो तो बहुत बड़ी पदवी वाला ही होना चाहिए, बहुत उच्च लायकात वाला ही होना चाहिए। अब वही 7 पास व्यक्ति को आपने शिक्षा मंत्री बना दिया है, तो वो शिक्षा के क्षेत्र में क्या भला करेगा। तो वही चुनाव आयोग को सोचना चाहिए और पार्टियों को भी सोचना चाहिए। जैसे कि एक आरोग्य मंत्री है और आरोग्य मंत्री खुद डॉक्टर ही होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर होगा तभी वो जान सकेगा लोगों की समस्या। जैसे कि खेल मंत्री, तो जो व्यक्ति ने खेल में उत्कृष्ट योगदान दिया, बहुत बड़ा खिलाड़ी हो, देश का नाम रोशन किया हो, राज्य का नाम रोशन किया हो, खेल कूद जानता हो, उसको आप खेल मंत्री बनाओगे तो वो देश का, राज्य का और समाज का विकास के बारे में सोचेगा। क्या चुनौतियां हैं, क्या गलतियां हैं, उसके बारे में वो सोचेगा और सुधारने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि इस क्षेत्र में क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब जिसने कभी भी हॉकी खेली नहीं है, कभी भी क्रिकेट नहीं खेला है, कभी भी वॉलीबॉल नहीं खेला है, कभी भी बास्केटबॉल नहीं खेला है, और उसको आप खेल मंत्री बना दोगे, तो वो कैसे लोगों का या क्रिकेटरों का, खेलकूद वालों का, युवाओं का के बारे में सोचेगा और उसको आगे लाने का प्रयास करेगा। तो ये पार्टियों को, सरकार को और चुनाव पंच को उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। अभी तो अच्छा है, इस शासन में यानी कि अगले 2014 में राज्यवर्धन सिंह राठौर को, जो राजस्थान के थे, उनको खेल मंत्री बनाया गया था। अभी आरोग्य मंत्री हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा फेरफार अभी हो रहा है, लेकिन जल्दी से होना चाहिए। जनसंचार माध्यमों का दुरुपयोग को रोकना, हमने पहले भी आपको बताया था कि आजकल सही न्यूज़ से पहले फेक न्यूज़ आ जाती है, और उसमें भी सोशल मीडिया का बहुत महत्व का रोल है कि चुनाव प्रचार और लोक जागृति लाने में बहुपरिमाणीय कार्य करते हैं सोशल मीडिया। लेकिन वर्तमान समय में ये जो सोशल माध्यम है
बहुत विवादास्पद बन गए हैं। 24 घंटे चलते टीवी समाचार चैनल चुनाव के समय प्री पोल अर्थात चुनाव पूर्व तथा एग्जिट पोल अर्थात चुनाव के बाद सर्वे करके चुनाव में किस दल की स्थिति कैसी होगी, उससे अनुमानित कितनी बैठकों पर विजय प्राप्त होगी आदि के संबंध में पूर्वानुमान करते हैं। परिणाम चुनाव के परिणामों और परिणाम के संदर्भ की इस प्रकार की जानकारी मतदाताओं को गलत राह दिखा सकती है। परिणाम संशोधन सर्वेक्षण की विश्वसनीयता और प्रमाणभूतता के संबंधों में भी प्रश्न खड़े होते हैं। आपने देखा होगा कि टीवी चैनल वाले कोई भी केस हो आपको बार बार कहेंगे ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी जीत सकती है, इस पार्टी का उम्मीदवार है, बहुत आगे चल रहा है, बहुत आगे चल रहा है, वही जीतेगा, उसकी सरकार बनेगी। परिणाम क्या होगा? लोगों के मानस के ऊपर एक विचार आएगा कि जब वही पार्टी जीतने वाली है तो हम हमारा मत दूसरी पार्टी को क्यों दे, क्यों वही पार्टी को दे जो विजयी होने वाली। परिणाम क्या होता है? लोगों के मानस के ऊपर एक असर होता है। लोग सोचते नहीं, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाते। परिणाम टीवी न्यूज़ वाला जो बताता है वो करते हैं। आपने देखा होगा एडवर्टाइज में, आपने कभी भी ऐसा देखा है या सुना है या उपयोग करके आप व्यक्तिगत भी बता सकते हैं कि कोई क्रीम है या कोई साबुन है, उससे 100% दावा हो सकता है कि आप उससे बेहतरीन दिखोगे या लगोगे, आपकी त्वचा सुंदर होगी? नहीं है। लेकिन टीवी वाला हमें बताता है सौंदर्य साबुन निरमा, लक्स, संतूर, टीवी वाला हमें बताता है और हम उसका उपयोग करते हैं। परिणाम क्या होता है? हमारा खर्च तो होता है, कोई उपयोग कोई लाभ नहीं होता, लेकिन टीवी वाला बताता है, बार बार बताता है, बार बार बताता है, बार बार बताता है। परिणाम वो एड, वो न्यूज़ हमारे दिमाग के ऊपर सीधा उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। परिणाम हम इसके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। परिणाम हमारा मन इस तरह गति करने लगता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के माध्यम से आपने देखा होगा कि 2014 का जो चुनाव था, इसमें बीजेपी ने 24 घंटे प्रचार किया था सोशल मीडिया के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से। परिणाम हर लोगों को ऐसा ही लगता था कि नरेंद्र मोदी की सरकार ही बनने वाली है, नया व्यक्ति है, काम किया है, उसका जो कार्यक्रम होते हैं बहुत बेहतरीन होते हैं। तो लोगों के मानस के ऊपर असर हो गई। टीवी खोलो, भारतीय जनता पार्टी, न्यूज़पेपर वहीं, व्हाट्सएप वहीं, फेसबुक वहीं, ट्विटर वहीं। परिणाम ऐसा कह सकते 50% जो बैठक थी वो सोशल मीडिया से ही उन्होंने जीत ली थी। तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। चुनाव आयोग को उसके ऊपर भी रोक लगानी चाहिए कि कई बार उम्मीदवार की सही बातें नहीं आती, गलत बातें भी आ जाती हैं, और गलत बातों को छोड़कर जिसने, यानी कि किसी को हराना हो, चुनाव जीत ना पाए, इसके लिए उसकी गलत बातें भी आ जाती हैं। तो उसके लिए भी मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पर नियंत्रण होना भी ज़रूरी है। आपने देखा होगा कई बार ऐसे सुझाव भी आए हैं कि कई बार चुनाव में उम्मीदवार को डर होता है कि मैं अगर एक सीट से चुनाव लड़ूंगा, मैं हार जाऊंगा तो क्या होगा। तो 2 बैठकों से चुनाव लड़ते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने लड़ा था, अभी नरेंद्र मोदी ने लड़ा। परिणाम होता ये है कि एक ही बैठक से आप चुनाव का जो होता है, 2 बैठक से भले ही आपने जीत हासिल की हो, लेकिन एक ही बैठक में आप यानी कि होते हो पसंद की, तो एक बैठक का जो खर्चा था वो भी लोगों के ऊपर ठोक दिया जाता है। तो वो गलत है, उसको बंद करना चाहिए। स्थानीय स्वराज की संस्थाओं में 2 से अधिक संतान वाला नागरिक उम्मीदवारी नहीं कर सकता। इस नियम को भी विधानसभाओं पर लागू करना चाहिए। जो स्थानीय चुनाव में है लेकिन विधानसभा और लोकसभा में नहीं, तो उसको भी लागू करें। इस प्रकार चुनाव लोकतंत्र को व्यवहार में चरितार्थ करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है।
इसलिए यह साधन जितना शुद्ध और तंदुरुस्त होगा इतना ही लोकतंत्र तंदुरुस्त बनेगा। बच्चों थैंक यू। अगला विषय हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे।